अब नई नीति से पढ़ेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, एक लंबे समय बाद भारतीय शिक्षा नीति में बदलाव होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। इस शिक्षा नीति से स्कूली शिक्षा या उच्चतर शिक्षा में क्या बदलाव होगा, क्या शिक्षा के स्तर में सुधार होगा या शिक्षकों की परेशानियां कितनी बढ़ने वाली है, इन सभी विषयों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको समझाऊंगा कि NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो हाल ही सरकार द्वारा गठित की गई है, उसके द्वारा लिए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कि इस टेस्ट की क्या पात्रता होगी और क्या क्या नए नए प्रावधान इसमें किए गए हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची में शामिल है। 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं। यह संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था और जिस समिति या आयोग की सिफारिश पर किया गया था उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति आयोग। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार हमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत मिलता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम 21A के अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 बनाया गया था, जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। बात करें अगर मौलिक अधिकारों की, तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की बात है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार रह गए हैं। संपत्ति का जो अधिकार है उसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटा दिया गया है और उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। वर्तमान में संपत्ति जो है वह अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार है। भारत में विभिन्न शिक्षा समिति या आयोग की अगर बात करें तो 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन, 1952 में लक्ष्मी स्वामी मुदालियर और 1964 में दौलत सिंह कोठारी आयोग, जिसकी सिफारिश पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी बार आई। ये दोस्तों 1986 है। फिर आचार्य राममूर्ति, जनार्दन रेड्डी समिति, इन दोनों आयोग की सिफारिश पर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, जिसे 1986-1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा गया। फिर प्रोफेसर यशपाल समिति, TSR सुब्रमण्यम समिति, जिसे 2015 में गठित किया गया। इस कमेटी ने 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और फिर हाल ही 2017 में के कस्तूरीरंगन आयोग आया था, जिसकी सिफारिश पर ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनने जा रही है। दोस्तों, बात करें स्वतंत्र भारत में तो अब तक 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, जिसे संशोधित किया गया 1992 में, और तीसरी जो नई शिक्षा नीति है वो 2020 में। पहली शिक्षा नीति की अगर बात करें तो 1968 में आई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में आई थी और जिस आयोग की सिफारिश पर आई थी उसका नाम था दौलत सिंह कोठारी आयोग। इस आयोग का गठन 1964 में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में सौंपी थी। इस समय शिक्षा राज्य या प्रांतीय सूची में शामिल था और पहली जो शिक्षा नीति है उसके मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो शिक्षा और जनमानस के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने पर जोर देना, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इन सभी मुख्य बिंदुओं को लेते हुए पहली शिक्षा नीति भारत में लागू की गई थी। दूसरी शिक्षा नीति की अगर बात करें तो यह 1986 में लागू हुई थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में हुई थी। इसके लिए सरकार ने 20 अगस्त 1985 को जनता के नाम एक पुस्तक जारी की थी और इस पुस्तक का नाम था शिक्षा की चुनौती, एक नीतिगत आयाम। 8 अगस्त 1986 को इस नीति को संसद में प्रस्तुत किया गया। इसे लागू करने के लिए अलग से एक क्रियान्वयन कार्यक्रम भी बनाया गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इस समय शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जा चुका था। पहली शिक्षा नीति जो थी उस समय शिक्षा राज्य सूची का हिस्सा था, लेकिन दूसरी शिक्षा नीति में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जा चुका था। दूसरी शिक्षा नीति के अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे 1987 में लागू किया गया, और 10+2+3 मॉडल
यह भी दूसरी शिक्षा नीति का ही प्रावधान था। स्ट्रीम एजुकेशन जो हम लोग 11वीं 12वीं में विषय अपने हिसाब से पसंद करते हैं, वह स्ट्रीम एजुकेशन भी दूसरी शिक्षा नीति का प्रावधान था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को बाद में सर्व शिक्षा अभियान में मर्ज कर दिया गया और मिड डे मील, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और जिला शिक्षा केंद्र, डाइट जैसे कई क्रांतिकारी बदलाव इस दूसरी शिक्षा नीति के तहत किए गए थे। अभी तक जो भारत में शिक्षा नीति चली आ रही है वह दूसरी शिक्षा नीति 1986 है, लेकिन अब जो नई तीसरी शिक्षा नीति आने वाली है उसके तहत शिक्षा में एक और नया दौर शुरू होने जा रहा है। समझते हैं तीसरी जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या मुख्य बिंदु हैं। हाल ही में 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी तक इस शिक्षा नीति को केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जब यह शिक्षा नीति संसद में पास हो जाएगी तो इसे कानूनन अधिकार मिल जाएगा और यह शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यह शिक्षा नीति स्वीकृत हुई है और जिस आयोग की सिफारिश पर हुई है उस आयोग का नाम है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन आयोग। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन पूर्व इसरो चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस आयोग के गठन की अगर बात करें तो इस आयोग का गठन जून 2017 में हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट मई 2019 में सौंपी थी। एक लंबे विमर्श 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 के बाद तैयार इस नीति से हम न केवल प्राथमिक और उच्च शिक्षा को ठीक करने में सक्षम होंगे, बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण की ओर भी अग्रसर हो सकेंगे जिससे आत्मनिर्भरता का हमारा सपना साकार होगा। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति भारत में लागू होने जा रही है उसमें किन किन बिंदुओं पर गौर किया गया है। दोस्तों मुख्य रूप से शिक्षा नीति को 4 भागों में बांटा गया है: स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान और ऐसा करना। तो इन चारों भागों में अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई है। मैं उन सभी विषयों को आपको यहाँ पर विस्तार से समझाने वाला हूँ। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बात करें अगर स्कूली शिक्षा की तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम संरचना यहाँ पर इस नीति के तहत लागू की गई है। इस नीति के तहत जो पहले 10+2+3 मॉडल हुआ करता था उसको बदल करके 5+3+3+4 पैटर्न बना दिया गया है। मतलब शुरुआती 5 साल फाउंडेशनल एजुकेशन के माने जाएंगे। इन 5 सालों के अंदर शुरुआती 3 साल तो बच्चा आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में रहेगा और अगले 2 साल वह कक्षा 1 व 2 की पढ़ाई करेगा। तो इस तरीके से आयु वर्ग 3 से 6 तक तो वह आंगनवाड़ी में रहेगा और जब 6 से 8 साल का होगा तब वह कक्षा 1 व 2 की पढ़ाई करेगा। अगले 3 सालों को प्रिपरेटरी एजुकेशन नाम से बांटा गया है। इन 3 सालों में बच्चा कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई करेगा और आयु वर्ग 8 वर्ष से 11 वर्ष का रहेगा। अगले 3 सालों को मिडिल एजुकेशन में बांटा गया है। इन 3 सालों में बच्चा कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई करेगा और आयु वर्ग जो है वो 11 वर्ष से 14 वर्ष तक बांटा गया है। और लास्ट 4 साल जो हैं स्कूली शिक्षा के उनको सेकेंडरी एजुकेशन में बांटा गया है। दोस्तों पहले 10वीं को सेकेंडरी और 12वीं को हायर सेकेंडरी इस तरीके से बोला जाता था, लेकिन अब कक्षा 9 से 12 ये पूरी की पूरी सेकेंडरी एजुकेशन में आ चुकी है। तो इन 4 सालों में बच्चा कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई करेगा और उसका आयु वर्ग जो है वो 14 वर्ष से 18 वर्ष इस तरीके से बांटा गया है। तो कुल मिलाकर के अब शिक्षा की जो आयु वर्ग है वो 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की कर दी गई है। जो पहले 6 से 14 वर्ष होता था वह 3 से 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पुराने 10+2+3 पैटर्न में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल नहीं किया गया था। कक्षा 1 की उम्र 6 वर्ष से शुरू होती थी, लेकिन नए 5+3+3+4 पैटर्न में 3 वर्ष की आयु से ही बच्चों की देखभाल और शिक्षा शामिल है। इस नीति के तहत ECCE की बात यहाँ पर की गई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की यहाँ पर बात होती है। और इस नीति के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल की गई है। मतलब पूरे भारतवर्ष में एक समान और समावेशी शिक्षा का प्रावधान लाने की बात होती है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परक स्थापित करने का भी प्रावधान है।
मतलब जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड हैं उन सब के मूल्यांकन के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसका नाम परख है। परख का मतलब हुआ परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 100% का लक्ष्य लिया गया है। सकल नामांकन अनुपात का मतलब होता है दोस्तों कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र के अनुसार कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कितने बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, वही सकल नामांकन अनुपात कहलाता है। तो 2017-18 के सर्वे के अनुसार कक्षा 6 से 8 का जो सकल नामांकन अनुपात था वो 90% था। मतलब कक्षा 8 के बाद 10% बच्चों ने स्कूल छोड़ दी थी। इसी तरह से कक्षा 9 से 10 की बात करें तो 79.3% था। मतलब लगभग 20% बच्चों ने स्कूली शिक्षा छोड़ दी थी कक्षा 10 के बाद। और 11 से 12 की अगर बात करें तो लगभग 50% बच्चों ने स्कूली शिक्षा छोड़ दी थी। तो इस तरह से ये जो लगातार गिरावट देखी गई है, अब की बार नई नीति के तहत इसी गिरावट को सरकार पूर्ण रूप से वापस शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। मतलब एक सर्वे के अनुसार लगभग 3.22 करोड़ बच्चे हैं जो शिक्षा से अलग हो चुके हैं। तो नई नीति के तहत उन्हीं बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाने की यहाँ पर बात की गई है, जो बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार का। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है दोस्तों कि अब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए विषयों के लचीलेपन को बढ़ा दिया गया है और उनके विषयों की पसंद को भी बढ़ाया गया है। मतलब अगर कोई बच्चा आर्ट्स की पढ़ाई करता है तो वह आर्ट्स के विषय के साथ साथ में कॉमर्स और साइंस के विषय भी ले सकता है। इसी तरह से कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वह आर्ट्स और साइंस के विषय भी ले सकता है और साइंस वाला जो स्टूडेंट है वह आर्ट्स और कॉमर्स के विषय भी ले सकता है। मतलब जो शुरुआती दौर पर स्ट्रीम सिस्टम लागू हुआ था दूसरी शिक्षा नीति के तहत, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस 3 अलग अलग स्ट्रीम होती थी, अब उस स्ट्रीम को ख़त्म करके बच्चों में एक क्रिएटिविटी पैदा करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि बच्चे की जैसी पसंद हो वह उन विषयों को पढ़े और उनमें अच्छे से योग्यता हासिल करे। और साथ ही सेमेस्टर सिस्टम कक्षा 9 से 12 के लिए शुरू होने की यहाँ पर बात की गई है। मतलब हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर के अंक जो है वो जुड़कर फाइनल रिजल्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। पहले केवल वार्षिक परीक्षा भी दे देते थे कई बच्चे और उनसे पास हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा के लिए इंटर्नशिप करने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है इस नई नीति के तहत। ये बहुत ही अच्छी बात है। 10 दिवसीय बैगलेस अवधि के प्रावधान इस नीति में किया गया है। मतलब कभी कभी बीच बीच में 10 दिनों के लिए बैगलेस पीरियड चलाया जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से ले बच्चों को कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पोटरी मेकिंग जैसे कई सारे व्यावसायिक शिक्षा के लिए इंटर्नशिप करने का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी और उनमें एक ऐसी फील्ड में शिक्षा पाने का मौका मिलेगा जो उनका इंटरेस्ट है। मतलब बच्चा अपनी रुचि के अनुसार कोई भी ऐसी फील्ड में इंटर्नशिप कर सकता है जहाँ पर उसको बाकायदा सर्टिफिकेट भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगला पॉइंट कहता है शिक्षक शिक्षा के लिए NCERT के परामर्श से NCFTE 2021 तैयार किया जाएगा। मतलब यहाँ पर टीचर एजुकेशन की भी इस नीति में बात की गई है। NCFTE का मतलब हुआ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। मतलब शिक्षक शिक्षा के लिए भी नए नए प्रावधान यहाँ पर बनाने की बात की गई है। और 2030 से शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 2030 के बाद अगर आपको शिक्षण करवाना है तो इंटीग्रेटेड 4 साल का जो BEd डिग्री होती है वह कंपलसरी कर दी गई है। 2030 के बाद अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आपके पास में 4 साल का एकीकृत BEd डिग्री होना कंपलसरी हो जाएगा। फिर सभी शिक्षा संस्थानों को नॉट फॉर प्रॉफिट इकाई के रूप में समान मानकों के लिए आयोजित किया जाएगा। मतलब प्राइवेट स्कूल जो अभी मनचाही फीस बच्चों से लेते हैं अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे इस नई नीति के तहत।
शिक्षण कर्तव्य अत्यधिक नहीं होंगे, छात्र शिक्षक अनुपात भी अत्यधिक नहीं होगा। शिक्षण मतलब टीचर के जो कर्तव्य हैं उनको घटाने की बात यहाँ पर की गई है। उनका केवल एक ही कर्तव्य होगा कि बच्चों को शिक्षा देना, और छात्र शिक्षक अनुपात भी कम रखने की यहाँ पर बात की गई है। ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल परिसर में या परिसर के पास में स्थानीय आवास तथा आवासीय भत्ते को बढ़ाने जैसे प्रावधान करने की बात भी इस नीति के तहत की गई है। अत्यधिक शिक्षक स्थानांतरण को रोक दिया जाएगा। स्थानांतरण होंगे लेकिन बहुत ही विशेष परिस्थितियों में होंगे, मतलब राजनीतिक स्थानांतरण या फिजूल स्थानांतरण जो होते हैं उनको इस नीति के तहत हटाने की बात की गई है। स्थानांतरण जो होंगे अब एक ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, फिजूल स्थानांतरण जो हो गए वो कम हो जाएंगे और बच्चों को अपने रोल मॉडल से पढ़ने के लिए सुविधा मिल जाएगी। चलिए, ये तो हुई स्कूली शिक्षा की बातें। अब बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षा को लेकर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। 2035 तक उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% का लक्ष्य यहाँ पर सरकार द्वारा रखा गया है। 2017-18 के सर्वे के अनुसार यह अनुपात 26.3% रहा, और स्नातक की जो डिग्री है वो 3 या 4 साल की अवधि की होगी। इस अवधि में कई सारे एग्जिट विकल्प भी यहाँ पर दिए जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अंदर अगर कोई बच्चा 1 साल की पढ़ाई करके कॉलेज ड्रॉप कर देता है, तो पहले क्या होता था कि उसके पूरे साल की पढ़ाई वेस्ट चली जाती थी, उसको डिग्री नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब इस नीति के लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर किसी विद्यार्थी ने 1 साल की पढ़ाई करी है तो उसे 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर किसी विद्यार्थी ने 2 साल की पढ़ाई करी है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। अगर किसी विद्यार्थी ने 3 साल की पढ़ाई करी है तो उसे डिग्री मिलेगी। और अगर वो हायर एजुकेशन चाहता है, मतलब रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसे 4 साल का स्नातक करना होगा, जिसमें उसको डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस तरीके से कई सारे एग्जिट विकल्प इस नीति के तहत अपने को दिए जा रहे हैं, और इन सभी एग्जिट विकल्पों के क्रियान्वयन के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापित किया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब जो ABC है, ये क्या करेगा, विभिन्न मान्यता प्राप्त HEI से अर्जित एकेडमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करेगा। मतलब ये जो हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल की पढ़ाई करी है, इन सब का लेखा जोखा जो है वो डिजिटल रूप में संग्रहित कौन करेगा, एक एकेडमिक बैंक होगा जो आपके इन एकेडमिक क्रेडिट को संग्रहित करेगा। ठीक है, और 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास कम से कम एक बड़ी बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान होगी। ये इस नीति में प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक जिले में या उसके आसपास एक HEI के गठन की बात यहाँ पर की गई है। HEI में मास्टर कार्यक्रमों के विभिन्न डिज़ाइनों की पेशकश करने का लचीलापन होगा। किस तरीके से, यहाँ पर 3 टाइप के मास्टर प्रोग्राम दिखाए गए हैं जो HEI में अवेलेबल होंगे। पहला जो प्रोग्राम है वो है, या तो आप 3 साल का बैचलर करो, उसके बाद आपको 2 साल मास्टर करनी होगी। दूसरा जो प्रोग्राम है उसमें कहता है कि अगर आपने 4 साल बैचलर किया है तो आपको 1 साल मास्टर के लिए देना होगा। और तीसरा जो प्रोग्राम है वह है इंटीग्रेटेड 5 साल, मतलब आप 5 साल में बैचलर और मास्टर दोनों प्रोग्राम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और अगले पॉइंट की बात करें तो PhD करने के लिए अब MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है PhD करने वालों के लिए कि उनके लिए अब MPhil करना ज़रूरी नहीं रहा। आप MA के बाद डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। पहले MA के बाद आपको MPhil करना होता था, फिर आप PhD के लिए एलिजिबल होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन किया गया, मतलब जितनी भी उच्चतर शिक्षाएं हैं उन सब के लिए एक भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग बनाया जाएगा जो उनका क्रियान्वयन करेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए बात करते हैं तीसरे भाग की। तो उनमें कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात की गई है, जैसे कृषि शिक्षा को पुनर्जीवित करने की बात करी है, कानूनी शिक्षा, हेल्थ केयर एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, भारतीय भाषाओं, कलाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने की भी बात इस नीति के तहत करी गई है।
और ख़ास तौर से ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की बात भी करी गई है। मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा है, स्वयं प्रभा है, उनको भी वर्चुअल लैब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा इस नीति के तहत प्रावधान रखा गया है। और चौथे भाग की अगर बात करें तो उसके तहत शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को मजबूत बनाने की बात की गई है, CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय से नामित किया जाएगा। मतलब पहले जो शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था, अब उस संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। भारत में शिक्षा पर मौजूदा सार्वजनिक व्यय जो है वो GDP का 4.43% रहा है। 2017-18 की रिपोर्ट की अगर बात करें तो GDP का केवल 4.43% ही शिक्षा पर खर्च हो रहा है, जो अधिकांश विकसित और विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। लेकिन इस नई नीति के तहत क्या होगा, GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात यहाँ पर की गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन करने की बात इस नीति के तहत की जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि इस नीति की सभी मुख्य बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दोस्तों हाल ही सरकार द्वारा गठित एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की यहाँ पर बात की गई है। इसके तहत किन किन बातों को यहाँ पर लागू किया जाना है उनके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कि 1 फरवरी 2020 को 2020-21 के बजट के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित करने का निर्णय लिया, जो विभिन्न पदों के लिए वर्ष में 2 बार, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो साल में 2 बार आयोजित होगा। और वो आयोजित कराएगा कौन, एक सरकारी एजेंसी करवाएगी जिसका नाम होगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। कब गठित हुई, 19 अगस्त 2020 को। इस एजेंसी के तहत कौन कौन सी बातें लागू होने वाली है उसको समझते हैं कि पहले तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के प्रतिनिधि कौन कौन होंगे। एक तो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडिया, एक होंगे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एक होंगे SSC, एक होंगे RRB रेलवे बोर्ड और एक होगा IBPS। मतलब इन सभी प्रतिनिधियों को इस एजेंसी में शामिल किया जाएगा। फिर CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एजेंसी करवाने वाली है उसके बारे में समझते हैं कि यह एक बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको देना है। और ये जो टेस्ट होगा वो 12 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। अब तक जो पेपर आता रहा है वह केवल हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषाओं में होता है, लेकिन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो 12 भाषाओं में शामिल होगा, आयोजित होगा। और ये जो 12 भाषाएं हैं वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से होगी। फिर यह जो टेस्ट होगा वो SSC, IBPS और रेलवे बोर्ड। दोस्तों हाल फिलहाल जो सरकार ने एजेंसी गठित की है उसके तहत केवल 3 ही एजेंसियों को शामिल किया गया है, SSC, IBPS और रेलवे बोर्ड। इन 3 एजेंसियों द्वारा जो ग्रुप B और ग्रुप C नॉन टेक्निकल पदों की जो भर्तियां होती हैं उनके जो Tier 1 का एग्ज़ाम होता है वह एग्ज़ाम यह एजेंसी करवाने वाली है। दोस्तों ये बहुत ही ख़ास बात है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि SSC, IBPS और रेलवे बोर्ड अब तक क्या होता था, तीनों अपने अपने एग्ज़ाम करवाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि SSC, IBPS और रेलवे बोर्ड इन तीनों का जो Tier 1 एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम अब एक सरकारी एजेंसी करवाने वाली है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। लेकिन आगे क्या होगा, तो आगे का जो Tier 2 एग्ज़ाम है वो SSC खुद करवाएगी, IBPS जो एजेंसी है वो अपने एग्ज़ाम खुद करवाएगी, रेलवे बोर्ड जो है वो अपने एग्ज़ाम खुद करवाएगी। हाल फिलहाल इन तीनों एजेंसियों का जो केवल Tier 1 एग्ज़ाम है वही सरकारी गठित एजेंसी करवाएगी, लेकिन उसके बाद के जो एग्ज़ाम है जैसे Tier 2 है या कोई इंटरव्यू है तो वो सभी एजेंसी अपने लेवल पर खुद करेगी। ऐसा प्रावधान
यहाँ पर किया गया है। और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो 10वीं के लिए अलग होगा, 12वीं के लिए अलग होगा और ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग अलग होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट लेवल का CET करने की बात की गई है। और समझते हैं इसमें क्या खास बातें हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो स्कोर कार्ड है वो 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। मतलब आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका जो आपका स्कोर कार्ड है वो 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। 3 वर्षों तक अगर SSC, IBPS या रेलवे बोर्ड में कोई भर्ती आती है तो आप उसी सेम स्कोर कार्ड से Tier 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा, आकांक्षी को अपने CET स्कोर को बेहतर करने के लिए निर्धारित आयु सीमा के भीतर असीमित प्रयासों की अनुमति दी जाएगी। मतलब इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, यह एक पात्रता परीक्षा है और आप चाहे जितनी बार इस परीक्षा को दे सकते हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात जो है वो ये होगी कि आपका सबसे अच्छा स्कोर वही माना जाएगा जो सबसे बेस्ट होगा। मतलब आपने मान लीजिए कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कई बार दिया, उन कई बार के प्रयासों में से जो आपने सबसे अच्छा स्कोर किया था वही आपका वर्तमान स्कोर माना जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे दोस्तों मान लो आपने कि पहली बार CET का एग्ज़ाम दिया तो आपके 80% स्कोर आया। दूसरी बार अगर आपने दिया तो उसमें हो सकता है किसी कारणवश आपके 70% स्कोर रहा। तो इस NRA ये कहती है कि आपका जो सबसे अच्छा स्कोर होगा वही आपका वर्तमान स्कोर माना जाएगा। मतलब आपने पहली बार जब 80% ले आए थे तो वही आपका वर्तमान स्कोर माना जाएगा। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर की गई है। और ख़ास बात यह है कि प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक CET परीक्षा केंद्र होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रियायत दी गई है कि आपको अलग अलग ज़िलों में परीक्षा के लिए जाना पड़ता है, वो यहाँ पर कम कर दिया गया है कि CET जो परीक्षा होगी वो प्रत्येक ज़िले में उसका कोई ना कोई एक केंद्र दिया जाएगा सरकार द्वारा, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। इस तरीके से यहाँ पर ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सरकार द्वारा गठित किए जाने की बात है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि शिक्षा का ये जो नया दौर आने वाला है ये हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा और शिक्षा में ये जो क्रांतिकारी बदलाव लाने की सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, संसद में इसको कानून बना कर के पास किया जाए, उसी की हम लोग आशा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।